सो हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है आप लोगों को? सबको वॉइस आ रही है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने गूगल एनालिटिक्स देखा था, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या? गूगल वेब मास्टर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गूगल सर्च कंसोल भी बोलते हैं, कंसोल। ठीक है। सो गूगल वेब मास्टर और गूगल सर्च कंसोल क्या होता है? तो ये एक गूगल का ऐसा टूल है जो आपकी वेबसाइट के टेक्निकल एरर को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जस्ट फॉर एसईओ पर्पस। मतलब कि आपके वेबसाइट में बहुत से टाइप के टेक्निकल एरर हो सकते हैं, तो हर एक टाइप के टेक्निकल एरर को आइडेंटिफाई नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर होते हैं जिससे आपकी रैंकिंग को इफेक्ट हो सकता है या आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है, वो सारी चीजों के लिए ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करके देता है, ताकि कहीं कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करो। नहीं तो फिर आप जो भी मेहनत करोगे उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है? वो हेल्प करता है। अब सेम चीज, कोई भी वेबसाइट का हम टेक्निकल एरर तो देख नहीं सकते, तो किसी भी वेबसाइट का टेक्निकल एरर आइडेंटिफाई करना है तो आपको उसको पहले उस टूल के साथ लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स हमको यूज करना था, तो हमने क्या किया था? गूगल एनालिटिक्स को हमारे वेबसाइट से लिंक किया था। ठीक है, वैसे ही यदि आपको गूगल वेब मास्टर यूज करना है तो गूगल वेब मास्टर को भी आपको क्या करना है? लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लिंक करेंगे? तो इसके 5 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 5 मेथड होते हैं जो आप यूज करके लिंक कर सकते हो। सबसे पहला होता है, फर्स्ट मेथड इज, एक, वेट, न्यूमेरिक लॉक हो गया है। हाँ, फर्स्ट मेथड क्या होता है? तो फर्स्ट मेथड होता है HTML फाइल अपलोड। ठीक है, अब ये HTML फाइल अपलोड का मतलब क्या होता है? गूगल क्या करेगा? आपको एक फाइल देगा, जिस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद एज इट इज उसको कहाँ पे अपलोड करना है? जहां पे आपने robot.txt और साइट मैप अपलोड किया था। मतलब आपकी वेबसाइट के पब्लिक अंडरस्कोर HTML का जो फोल्डर होता है, इस फोल्डर के अंदर आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो जब आप ये फाइल एज इट इज बिना कोई चेंजेस के आपके वेबसाइट में अपलोड करते हो, तो वो तभी कर पाओगे जब वो उस वेबसाइट का एक्सेस आपके पास है, मतलब वो आप उस वेबसाइट के ओनर हो। तो गूगल बोलता है कि आप अपने ओनर से वेरीफाई करो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड होता है HTML फाइल अपलोड, जो सबसे इजी तरीका है। ये आप तब कर सकते हो जब आपके पास उस वेबसाइट का सी पैनल का एक्सेस है। बिना सी पैनल के एक्सेस आप ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा होता है कि चलो आपके पास सी पैनल का एक्सेस नहीं है या मेन एक्सेस नहीं है, तो बोलता है आप HTML टैग यूज करो। HTML टैग, इसका मतलब क्या है? वो आपको एक सिंगल लाइन का क्या देगा? कोड देगा। इस सिंगल लाइन के कोड को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको उस पेज के, मतलब उस वेबसाइट के होम पेज के हेड सेक्शन में आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो आप यदि ये कोड होम पेज के हेड में पेस्ट करते हो, तो ये कब कर पाओगे? जब आपके पास भले सी पैनल का एक्सेस नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं, सपोज वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो हम बैकएंड से लॉगिन कर लेते हैं, जो भी आपका वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड है। तो आप ये चीजें इजीली कर सकते हो। नहीं तो फिर आपकी वेबसाइट यदि HTML PHP या किसी और लैंग्वेज पे है, तो फिर आपको सी पैनल का जरूरत पड़ेगा, बिना उसके आप होम पेज में भी नहीं डाल पाओ। ठीक है, या फिर तीसरा तरीका होता है एकदम सिंपल। यदि आपने गूगल एनालिटिक्स पहले यूज किया हुआ है और अपने वेबसाइट को वेरीफाई किया हुआ है, तो वो उस एनालिटिक्स का वेरिफिकेशन को यूज करके ऑटोमेटिक आपको ऑटो वेरीफाई कर देगा, क्योंकि आपने सेम जीमेल आईडी से सेम डोमेन को पहले वेरीफाई किया है, तो आपको दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ मेथड होता है आपका गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, टैग मैनेजर जो आगे आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो गूगल टैग मैनेजर यदि आपने यूज किया है तो वहां पे भी वेरिफिकेशन कोड देता है। आपने वो चीज किया है तो भी वो
वेरीफाई कर लेगा। मतलब गूगल का बोलना ऐसा है कि आपके उस डोमेन के लिए आप एक बार वेरीफाई करो, चाहे एनालिटिक्स के थ्रू करो या कोई भी मेथड के थ्रू करो, आपने किया है तो वो सब जगह ऑटो वेरीफाई हो जाएगा, बिकॉज आपने एक बार उस डोमेन को आपकी जीमेल आईडी से वेरीफाई कर लिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्निकल कोई भी आइडिया नहीं है, तो फिर वो बोलता है लास्ट मेथड कौन सा, आपका डोमेन नेम प्रोवाइडर। डोमेन नेम प्रोवाइडर मतलब जहां से भी आपने डोमेन परचेस किया हुआ है वहां पे आप लॉग इन करो, और वहां के लॉगिन में जब आप प्रोफाइल में जाओगे तो एक ऑप्शन आता है डीएनएस सेटिंग्स। ठीक है। उस डीएनएस सेटिंग्स में ये आपको एक कोड देगा, उस कोड को आपको वहां पे जाके पेस्ट करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास अलग अलग मेथड है हमारे वेबसाइट का ओनरशिप प्रूफ करने के लिए कि हमारी वेबसाइट है। आप कोई भी एक मेथड यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे या क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने कल आपकी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से लिंक किया था। ठीक है। वही आईडी पर हम यहाँ पे गूगल वेब, ठीक है, गूगल वेब मास्टर। नॉर्मली वेब मास्टर सर्च करना है या सर्च कंसोल यूज कर, एक ही मतलब है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं, मेरे सामने तो डैशबोर्ड आएगा, बिकॉज मेरे जो जीमेल आईडी से अभी हम लॉगिन कर रहे हैं उससे पहले से मैंने 2-3 वेबसाइट के लिए काम किया हुआ है। ठीक है। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको वेबसाइट को वो क्या करता है, लिंक करने बोलता है। ठीक है। अभी जिसके मेरे सामने डैशबोर्ड है, आपके सामने डैशबोर्ड स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में जाना है, और जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन यहाँ पे डालना है। ठीक है। आपका मेन डोमेन है तो यहाँ पे डालोगे, नहीं तो सब डोमेन है तो यहाँ पे डालो। ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, सब डोमेन है। तो मैं आपकी जो वेबसाइट है उसको यहाँ से लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, और कंटिन्यू। जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी चेक कर रहा है, और वो देखो क्या बोल रहा है, बिना कुछ किए उसने क्या बोला, गूगल एनालिटिक्स से वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन मेथड गूगल एनालिटिक्स, क्यों? क्योंकि हमने सेम जीमेल आईडी से सेम डोमेन के लिए गूगल एनालिटिक्स कल यूज किया था, और गूगल एनालिटिक्स का कोड हमने हमारी वेबसाइट पे डाला था। मतलब वो आप ही की वेबसाइट है, तो जब आपने एक बार कर लिया तो उसी डोमेन के लिए उसी आईडी से दोबारा करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, गो टू प्रॉपर्टी। जैसे ही करोगे तो वो आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पे वो सारे ऑप्शन देगा। लेकिन अगेन, जैसे हमने कल गूगल एनालिटिक्स देखा था, तुरंत तुरंत काम नहीं करता। गूगल एनालिटिक्स तो रियल टाइम में काम करता है, और आपकी वेबसाइट पे अभी करेंटली कौन है वो चेक करके बताता है, जैसे कल हमने देखा था। लेकिन गूगल वेब मास्टर जो होता है वो रियल टाइम पे काम नहीं करता। जब तक गूगल उसको अपडेट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे डेटा नहीं आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एनालाइज करने के लिए अगेन हम दूसरा डोमेन का चेक करेंगे ताकि आपको डेटा दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट का भी हम कंपेयर करते रहेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये बिग लीफ ईडीयू का ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये दूसरे क्लाइंट की वेबसाइट। ठीक है। अब जैसे ओवरव्यू का टैब है, ओवरव्यू के टैब में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाता है, लाइक गूगल एनालिटिक्स, कि आपकी वेबसाइट को लास्ट 3 मंथ्स में कितने लोगों ने विजिट किया है, मतलब कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपके टोटल कितने पेज गूगल ने विजिट किया है, कितने पेज विजिट नहीं किया है। ये सारा आपको ओवरव्यू दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको आपको डिटेल में देखना है तो फिर एक एक करके ऑप्शन है। जैसे कि सबसे पहला परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस के टैब में आता है तो ये टैब एनालिटिक्स जैसा डेटा देता है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा भी डेटा देता है जो एनालिटिक्स में नहीं बताता। जैसे कि बाय डिफॉल्ट लास्ट 3 मंथ्स का डेटा दिखा रहा है। क्या बोल रहा है, लास्ट 3 मंथ्स में गूगल में आपका वेबसाइट कितने बार दिखा है, लगभग 8,500 बार गूगल में दिखाया है। लेकिन कितने लोगों ने क्लिक किया, 138 लोगों ने क्लिक किया। तो आपको परसेंटेज दिखा रहा है कि 1.6% क्या है, सीटीआर। सीटीआर मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगा आपका सीटीआर। ठीक है। मतलब 8,000 8,500 बार गूगल में दिखाया, लेकिन सिर्फ 138 लोगों ने क्लिक किया। और एवरेज पोजीशन क्या दिखा रहा है, 31। मतलब एक पेज में 10 रिजल्ट होता है, और 31 मतलब लगभग फोर्थ पेज में आपका पोजीशन था। अब यही सारा चीज आपको चेक करना है, तो इसमें क्लिक करो तो ये सब टिक चेक बॉक्स, ठीक है, मतलब ये सारा डेटा आपको नीचे दिखाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, सबसे पहले क्वेरी। क्वेरी मतलब कीवर्ड्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा है, कोई सर्च कर रहा है बिग लिप एजुकेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 161 टाइम्स इस कीवर्ड के लिए गूगल ने दिखाया है।
और 19 लोगों ने क्लिक किया है। CTR कितना है 11.8% और पोजीशन क्या है 6.3, मतलब फर्स्ट पेज के ऑन एन एवरेज 6 या 7 नंबर पे आपकी वेबसाइट थी। फिर बिग लिप कोई सर्च कर रहा है तो 870 टाइम्स दिखा है, 9 लोगों ने क्लिक किया, उसकी पोजीशन 17, मतलब सेकंड पेज के 7वें नंबर पे था। फिर द बिग लिप कंसल्टेंट, इसके लिए सेकंड नंबर पे था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये रहा स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट इन बेंगलोर, इसके लिए आपकी वेबसाइट 48 नंबर पे, मतलब लगभग 5th पेज में आ गई है, ठीक है। ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट के लिए 3rd पेज पे। तो ये आपको अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से दिखा रहा है। और भी आपको चेक करना है तो आप नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर सकते हो, आपको यहाँ पे डेटा दिखाएगा, ये रहा, ठीक है। ओवरसीज कंसल्टेंट इन बेंगलोर, उसके बाद लिप एजुकेशन कंसल्टेंट फ्रेंचाइज, जो भी है ये अलग अलग। तो इससे आपको एक चीज क्या समझ में आ रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड के लिए आपकी वेबसाइट गूगल में कितनी बार दिख रही है, कितने लोगों ने क्लिक किया, उस पर्टिकुलर पेज का एवरेज पोजीशन क्या है, मतलब वो कौन से पोजीशन पे है। तो आपको इससे ये भी समझ में आता है कि जब आप एसईओ कर रहे हो तो आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यदि आपकी रैंकिंग ग्रो हो रही है मतलब रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ कीवर्ड का भी आइडिया मिलता है कि लोग गूगल में क्या क्या सर्च कर रहे हैं या किस टाइप से गूगल में सर्चेस हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आता है, ठीक है। यही चीज आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। डेट में जाके आप क्या करो, कंपैरिजन में चले जाओ, लास्ट 28 डेज का उसके 28 डेज से, प्रीवियस 28 डेज से, और क्लिक, तो क्या दिखाएगा आपको यहाँ पे डिफरेंस यहीं पे देख के समझ में आ जाएगा। क्या आपको दिखा रहा है लास्ट 28 डेज में 59 क्लिक्स थी, उसके पहले 34, मतलब लास्ट मंथ ज्यादा अच्छा काम हुआ है कंपेयर टू उसके प्रीवियस मंथ। यहाँ पे आपको सीटीआर में भी ग्रोथ दिख रहा है कि लास्ट 28 डेज में 2.8% लोगों ने क्लिक किया, उसके पहले 1.5 दिख रहा है। देन एवरेज पोजीशन में भी चेंजेस आया है, लास्ट 28 डेज में 2.9 पोजीशन था, मतलब लगभग 3rd पेज में था, उसके पहले 4th पेज में था। तो 4th पेज से 3rd पेज में आया, मतलब ग्रोथ हुआ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यही सारी चीज एक एक कीवर्ड पे दिखाएगा कि पहले क्या था और अभी क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, देखो, ठीक है। ये रहा लास्ट 28 डेज में 64, उसके पहले 58, मतलब डाउन हुआ है बल्कि, ठीक है। पहले अच्छा था, उसके बाद और 7वें पेज पे चला गया, पहले 6वें पेज पे था। तो यहाँ से आप ग्रोथ देख सकते हो कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ये कीवर्ड है, ये कौन सा कीवर्ड है, ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट इन बेंगलोर, इसके लिए क्या दिखा रहा है, लास्ट 28 डेज में क्या था 28.7, उसके पहले क्या था 31.3, मतलब ये 3rd पेज में है लास्ट मंथ, और उसके पहले 4th पेज में था, मतलब यहाँ ग्रोथ हुआ है। ये आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक कीवर्ड का कंपैरिजन देख सकते हो, जिस कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो उस कीवर्ड के लिए क्या ग्रोथ है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। यही सारी चीजें आपको पेजेस के हिसाब से देखनी है तो पेजेस में आ जाओ, आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेज गूगल में कितनी बार देखे ये दिखाएगा, ठीक है। कितने लोगों ने क्लिक किया, उस पेज का एवरेज रैंकिंग क्या है वो आपको बता रहा है। देन कंट्री, कौन कौन से कंट्री में कितनी बार दिखा है, कौन कौन से डिवाइस में कितनी बार दिखा है, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट, 3 डिवाइस काउंट होता है, तो वो आपको दिखा रहा है। सर्च अपीयरेंस, मतलब आपको दिखा रहा है गूगल के ट्रांसलेट रिजल्ट, मतलब आपने कई बार देखा होगा कि यदि आपने वेबसाइट का या ब्राउजर का लैंग्वेज चेंज किया होगा, या सपोज आप आउट ऑफ इंडिया की कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो देखना ऊपर में ट्रांसलेट रिजल्ट का एक ऑप्शन आता है, क्योंकि हमको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हो। तो आपको दिखा रहा है ट्रांसलेट रिजल्ट में 3 बार दिखा और 1 लोगों ने क्लिक किया है, और एवरेज पोजीशन लगभग 7 थी, ठीक है। तो ये जो टैब है परफॉर्मेंस का, ये गूगल एनालिटिक्स के जैसा ही डेटा दिखाता है, बट बेसिक डेटा देता है, ठीक है। कीवर्ड्स वाला जो ऑप्शन देता है वो एनालिटिक्स में नहीं मिलता, इसलिए वो चीज यहाँ पे मिलती है। बाकी लगभग सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स में जो दिखाता है वैसा ही है। पोजीशन यहाँ पे नहीं बताता किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वो आपको बता रहा है। तो कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है परफॉर्मेंस के टाइम, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज क्या दिख रहा है, यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप ये चेक करते हो कि आपका पेज गूगल के पास लिस्टेड है कि नहीं है, मतलब गूगल के डेटाबेस में है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, आपने डे 1 एससीओ में एक चीज पढ़ी थी, क्या प्रोसेस, कैसे सर्च इंजन काम करता है। तो सबसे पहले वो क्रॉल करता है, फिर स्नैपशॉट लेता है, फिर उसका डेट और टाइम उसमें मेंशन करता है, फिर अपने डेटाबेस पे स्टोर करता है, जिसे हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी क्लाइंट के लिए काम चालू करोगे
और बिना एनालाइज किए डायरेक्ट आपने एसईओ करना चालू किया, और यदि वो डेटा गूगल के पास ही नहीं है, मतलब गूगल ने उस वेबसाइट को आइडेंटिफाई ही नहीं किया, ना ही उसका कोई भी कंटेंट गूगल के पास है, तो उसके लिए कितना भी एसईओ करोगे तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। टॉप तो बहुत दूर की बात है, गूगल के टॉप 100 में भी नहीं रहोगे आप। क्यों? क्योंकि वो डेटा गूगल में ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आपको दिख रहा है कि आपका जो पेज है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पेज गूगल के पास नहीं है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आके चेक करते हो। जैसे हम आपकी वेबसाइट का चेक करते हैं, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पे मैं ये आपके होम पेज का मैं कॉपी करता हूँ यूआरएल इंस्पेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट चेक करते हैं। जैसे हमने एंटर किया तो वो बता रहा है क्या स्टेटस है, तो क्या बोल रहा है, यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब आपका ये यूआरएल गूगल के पास अवेलेबल है, ठीक है। बट यही चीज, आपका कोई पेज है जो गूगल के पास इंडेक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास वहां पे एक ऑप्शन है क्या, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का। जैसे आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में क्लिक करोगे, तो विद इन 24 आवर्स गूगल आपकी वेबसाइट को जाके क्रॉल करेगा, और उसके अलावा और भी जो पेज होंगे वो भी क्रॉल हो जाएंगे। मतलब कि गूगल वेबमास्टर में एक ऑप्शन होता है यूआरएल इंस्पेक्शन का, जिससे हम गूगल को मैन्युअली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट को क्रॉल करो। तो 24 आवर्स के अंदर गूगल हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके क्या करता है, वेबसाइट को विजिट करता है, और वो डेटा अपने डेटाबेस पे स्टोर करता है। क्लियर है? नाउ इसके बाद है आपका पेजेस। तो अभी आपके में तो नहीं दिखाएगा। पेजेस का मतलब होता है कितने पेजेस गूगल ने इंडेक्स करके रखे हैं आपके वेबसाइट का टोटल। तो मैं यही चीज इसका दिखाता हूँ आपको। मैं क्या दिखा रहा है पेजेस में, 16 पेजेस इंडेक्स है। गूगल के पास 16 पेजेस इंडेक्स है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 5 पेजेस नॉट इंडेक्स। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि 5 पेज इंडेक्स क्यों नहीं है। हालांकि ग्रे कलर में दिखा रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गूगल ने इंडेक्स नहीं किया है। यही चीज यदि आपको रेड में दिखाता, मतलब वार्निंग है, मतलब कहीं ना कहीं वेबसाइट में प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करो। तभी यहाँ पे दिखा रहा है 16 पेज इंडेक्स है, लेकिन जो पेज इंडेक्स नहीं है वो क्यों नहीं है, तो यहाँ पे नीचे रीजन दिखा रहे हैं। क्या बोल रहा है, 4 पेजेस कैनोनिकल टैग की वजह से इंडेक्स नहीं है। अब कैनोनिकल टैग क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी से बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है प्रॉपर अल्टरनेटिव पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो कैनोनिकल टैग की वजह से उसने 4 पेज को इंडेक्स नहीं किया है। अब वो कौन कौन से यूआरएल है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा, ये रहा, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद ये अलग से दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये अलग है, यहाँ पे .com के बाद /index.html, फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि हमने इस पेज का मेन यूआरएल क्या डाला होगा कैनोनिकल टैग में, प्रॉपर डोमेन तक, मतलब .html तक, उसके बाद वाली चीज नहीं है। तो इसने उसको इग्नोर करते हुए इसको क्रॉल नहीं किया है, और इसका मेन डोमेन उसके पास सेव है। सेम विथ ये होम पेज का index.html स्लैश करके है, इसलिए उसने उसको इग्नोर किया है, क्योंकि उसने इंडेक्स क्या किया हुआ है, thebiglib.edu.com तक। तो कहीं ना कहीं इससे आपको ही सेफ्टी मिल रही है कि गूगल ने किसी न किसी रीजन से कोई गलत काम नहीं किया, आपने ही बोला था, जिसकी वजह से उसने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पेज को या मास्टर पेज को क्रॉल किया, बाकी को छोड़ दिया। इसीलिए ये ग्रे कलर में है। यही चीज ग्रे के बदले रेड होता, मतलब प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही नीचे आपको दिखा रहा है सॉफ्ट 404 एरर। आप लोगों ने 404 एरर क्या होता है वो भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पेज में सॉफ्ट 404 एरर है, इसकी वजह से उसने क्रॉल नहीं किया है। वो कौन सा पेज है, तो ये दिखा रहा है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, ठीक है। लास्ट 26 तारीख को उसने क्रॉल किया था, उसके बाद बता रहे हैं कि ये एरर है, सॉफ्ट 404 एरर। मतलब इससे रैंकिंग को इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एरर में कंसिडर होता है। तो आप अपने डेवलपर से बात करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सॉफ्ट 404 एरर क्यों आ रहा है भाई, ठीक है। तो डेवलपर उसको चेक करेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, हार्ड 404 एरर होता है तब हमारी रैंकिंग को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? नाउ इसके बाद है आपका वीडियो पेजेस। वीडियो पेजेस मतलब आपकी वेबसाइट में कोई ऐसा पेज है जिसमें वीडियो है, तो उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। तो बोल रहा है वीडियो इंडेक्स 0, कोई भी पेज में ऐसा वीडियो नहीं है। लेकिन नो वीडियो इंडेक्स में कितना दिखा रहा है, 5, और एक इशू दिखा रहा है, क्या है, नीचे देखते हैं तो दिखा रहा है वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। 5 पेज में बोल रहा है कुछ है, तो वो क्या है, तो ये सारे पेज में ये कोई एक वीडियो है। हो सकता है यूट्यूब की कोई लिंक हमने इम्बेड की होगी, उसको वो क्रॉल नहीं किया बिकॉज ये यूट्यूब का है, ठीक है।
तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको लगता है ये इंडेक्स करना चाहिए तो देख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये यूट्यूब का है तो यूट्यूब के पास तो डेटा होगा, इसीलिए उसने इम्बेड नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद साइट मैप। साइट मैप क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यदि गूगल ने उस साइट मैप को क्रॉल किया है और उसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे बताएगा, बट यहाँ कब बताएगा, जब साइट मैप आप सबमिट करोगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी डोमेन है उसके बाद साइट मैप .xml जो आपका वर्जन होता है वो डालना है और सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके वेबसाइट में जो आपने एक्सएमएल साइट मैप डाला था उसको क्रॉल करेगा और यहाँ पे इंडेक्स कर लेगा, और उसके बाद वो आपको 2-4 दिन 5 दिन के बाद बताएगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको दिखा रहा है कि लास्ट हमने सबमिट कब किया था साइट मैप, 28 मार्च 2023, लगभग 1 साल पहले हमने डाला था। और लास्ट गूगल ने कब क्रॉल किया, 27 तारीख, मतलब 3 दिन पहले। और स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल, मतलब उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 17 पेज को उसने डिस्कवर किया, जिसमें से 16 को उसने अभी तक के इंडेक्स कर दिया। ठीक है, और यही चीज आपके साइट में कोई प्रॉब्लम होगा या कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा। क्लियर है। उसके बाद है आपका रिमूवल्स। रिमूवल्स का मतलब क्या होता है, रिमूवल्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल गूगल को आप सपोज किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो और पहली बार उसके लिए काम कर रहे हो और आपको पता चला कि यार उसकी वेबसाइट में कोई ऐसी चीज है जो क्रॉल नहीं करनी थी, बट गूगल ने तो क्रॉल कर ली। अब यदि आप गूगल के डेटाबेस से उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप रिमूवल्स का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, तो आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे, यहाँ पे जो भी पेज है जो गूगल के डेटाबेस से आपको हटाना है उसका यूआरएल डालोगे, और यूआरएल डालने के बाद आप क्या करोगे, रिमूव दिस यूआरएल ओनली। इससे क्या होगा, सिर्फ वो स्पेसिफिक यूआरएल जो आपने बोला है वो गूगल के डेटाबेस से हटा देगा। ठीक है, तो पहले तो वो टेम्पररी हटाता है। ठीक है, टेम्पररी कितने दिन के लिए, 180 डेज, मतलब 6 मंथ के लिए वो टेम्पररी अपने वेबसाइट से, मतलब अपने डेटाबेस से आपका यूआरएल हटा देगा, मतलब आपका डेटा हटा देगा जो आपने बोला है। लेकिन 6 मंथ के बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट को विजिट करने आएगा, और दोबारा विजिट करने जब आएगा और उस समय यदि आपने अपनी वेबसाइट पे जो था वो एज इट इज रखा है तो फिर से क्रॉल कर लेगा। तो आपको क्या करना है, यदि वो चीज आप दोबारा नहीं क्रॉल कराना चाहते तो यहाँ से रिक्वेस्ट डालने के बाद नो इंडेक्स टैग या कैनोनिकल टैग यूज करके आप क्या कर सकते, सॉरी, नो इंडेक्स टैग और robot.txt, दो में से कोई भी एक चीज यूज करके आप उसको ब्लॉक कर दो, ताकि जब वो दोबारा विजिट करने आएगा तो वो क्रॉल नहीं कर पाएगा, मतलब वो परमानेंटली उसके डेटाबेस से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जब आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है तब ये डेटा यहाँ पे दिखाता है। तो आपको दिखा रहा है अभी नो डेटा, कोर वेब विटल में क्या दिखा रहा है, नो डेटा, ये नीचे वाला ही डेटा यहाँ पे दिखाएगा। तो ये ओवरव्यू है और ये इंडिविजुअल दिखा रहा है। तो HTTPS मतलब सिक्योरिटी वाइज बता रहे हैं गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोर वेब विटल में नो डेटा बिकॉज ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो आपको यदि ये डेटा देखना है तो यहाँ पे कोर वेब विटल में जाओ और लाइव चेक करो। कैसे लाइव चेक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो, तो जो टूल आपने पढ़ा था कौन सा, पेज स्पीड इनसाइट, उस टूल को वो क्या करेगा, विजिट करेगा। विजिट करने के बाद क्रॉल करेगा ऑटोमेटिक, और उस पेज का जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके उस पेज का मोबाइल में और डेस्कटॉप में स्पीड कैसा है, क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताएगा। ठीक है, उसके बाद HTTP वाला जो मैंने बताया, HTTP स्टेटस, तो जितने भी पेज है सारे में HTTP स्टेटस क्या है, ओके, कहीं कोई दिक्कत या कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या दिखा रहा है, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन। इसका मतलब यहाँ पे यदि मैं सिक्योरिटी में आता हूँ और मैनुअल एक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है नो इशू डिटेक्टेड, और यही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैनुअल एक्शन मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, आपकी गलती की वजह से यदि आपको कोई पेनाल्टी लगती है या गूगल आइडेंटिफाई करता है कि आप गूगल के गाइडलाइंस के अलावा कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हो जो कि सही नहीं है, तो यहाँ पे वो मेंशन करता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो यदि आपकी गलती की वजह से गूगल ने कोई पेनाल्टी लगाई है और उसकी वजह से रैंकिंग ड्रॉप हुआ है तो वो पोजीशन मिलना दोबारा बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आपको फिर से जीरो से काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जानबूझ के वो गलती की है। लेकिन वही चीज सिक्योरिटी इशू में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता, अभी नहीं है और नहीं होना चाहिए,
इनकेस यहाँ कोई प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब ये है कि कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी वेबसाइट में वायरस आ गया, मालवेयर अटैक हुआ, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी वजह से नहीं हुआ, किसी और सिक्योरिटी की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से हुआ, तो उस केस में भी गूगल आपका डेटा अपने डेटाबेस से हटा देगा, क्योंकि वो रखेगा तो बाकी डेटा में भी इफेक्ट होगा। लेकिन आप डेवलपर की हेल्प से एंटीवायरस यूज करके या जो भी वो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दोबारा रिक्वेस्ट करते हो इंडेक्स करने के लिए, तो जो पोजीशन पहले थी वही पोजीशन आपको दोबारा फिर से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ के कोई गलती नहीं। लेकिन यदि आपकी वजह से पेनल्टी लगती है तो वापस आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा और जो पोजीशन पहले थी वो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है? देन वही चीज़ उसके बाद आता है आपका लिंक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हो, ज़्यादातर रैंकिंग लाते हो। तो यहाँ पे लिंक में आपको दिखा रहा है कितनी बैकलिंक गूगल ने क्रॉल करके काउंट कर ली है। तो आपको दिखा रहा है एक्सटर्नल लिंक, मतलब वही जो बैकलिंक जो आप काम कर रहे हो, तो आपको दिखा रहा है कि 304 बैकलिंक इस डोमेन के लिए आ रही है जो आपके सामने अभी ओपन हुआ है। हो सकता है कि हमने 500,000 बैकलिंक के लिए काम किया हो, मतलब वेबसाइट में सबमिट किया हो, लेकिन अभी तक के 300 बैकलिंक को गूगल ने क्रॉल करके काउंट कर लिया अलग-अलग वेबसाइट से, और वो आपको बता भी रहा है कि कौन-कौन से डोमेन को कितनी बैकलिंक आ रही है। दिख रहा है? 178 बैकलिंक स्टडी अब्रॉड वाले के लिए आ रही है, 119 बैकलिंक अब्रॉड एजुकेशन के लिए आ रही है, होम पेज को 6 बैकलिंक आ रही है, अबाउट अस पे 1 बैकलिंक आ रही है, सब दिखा रहा है। प्लस कौन-कौन से वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है तो वो भी दिखा रहा है। reddit.com, medium.com, टेलीग्राम, ये अलग-अलग वेबसाइट की लिस्ट है। क्लिक करोगे तो एक के नीचे एक आपको दिखेगा ये रहा। ठीक है? तो ये जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी वेबसाइट है, वो सारी एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बाजू में इंटरनल लिंक दिखा रहा है। इंटरनल लिंक मतलब जो एक ही पेज से एक से दूसरे पेज में जा रहा है बट वही डोमेन पे मूव हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लिंक। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये सारे पेज में कितने-कितने इंटरनल लिंक है। ठीक है? नीचे आओगे तो आपको दिखा रहा है टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, मतलब एंकर टेक्स्ट। कौन-कौन से टेक्स्ट को आपने यूज़ करके बैकलिंक ली, तो वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट बता रहा है, कि आपने ये सारे टेक्स्ट को यूज़ करके बैकलिंक लिया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ें चेक करना, ताकि आप जो भी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो और जो भी बैकलिंक सबमिट कर रहे हो, कितनी वेबसाइट का अप्रूवल मिला, कितना नहीं मिला, ताकि उसके हिसाब से आप काम करो, उससे डबल स्पीड में आप काम करो। वो सारा चीज़ आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है। ठीक है? उसके बाद सेटिंग्स में आपको यदि किसी और को यदि एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे ओनरशिप वेरिफिकेशन में जाके देख सकते हो। ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यू आर नॉट अ वेरिफाइड ओनर, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई तो किया बट एक क्लाइंट का है, उसने एक्सेस हमको बस दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी मैटर हमने पढ़े थे, एचटीएमएल फाइल मेथड हो गया, एचटीएमएल टैग, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है? इसके अलावा किसी और को एक्सेस देना है, तो हम यहाँ पे किसी और को एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है? अब ये किसी और क्लाइंट का है, उसने मेरे को एक्सेस दिया है करके यहाँ पे मैं किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को रीड ओनली एक्सेस दिया है। ठीक है? यदि फुल एक्सेस रहता तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पता चलता है। ये आपका गूगल वेब मास्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकते हो। सबको क्लियर है? हुँ। सबको क्लियर है? जानवी जी, प्राजक्ता जी, प्रतिभा जी, स्नेहल जी, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई डाउट? अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ। ओके, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, चलेगा। तो यहाँ तक आपका एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने उसके अलावा भी 2 टूल देख लिए हैं, गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर, जो कि अलग से होता है बट कहीं न कहीं एसईओ के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है? तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने कोई भी नोट्स बनाया होगा एसईओ से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा एक बार रिवाइज़ कर लो, ताकि एसईओ के अंदर आप लोगों ने अभी तक के जितना भी पढ़ा है,
उसमें किसी को भी कोई भी डाउट यदि है तो एक बार आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा ये एकदम अलग होगा, ठीक है? जिसका एससीओ से कोई लेना-देना नहीं होगा, और इसके बाद जो टॉपिक है हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप एससीओ भूल जाओ। तो बेटर है कि आप एक बार रिवाइज़ कर लो, और कहीं कोई दिक्कत, कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो समझ में नहीं आया है, किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसको क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ें, ठीक है? तो 5 मिनट है, फिर 5 मिनट के बाद देखते हैं, कोई डाउट है तो ठीक, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, कैनोनिकल टैग एक बार समझना है, ठीक है? सो कैनोनिकल टैग क्या होता है? कैनोनिकल टैग गूगल को एक्सप्लेन करने के लिए एक मेथड है, जिससे हम ये बताते हैं कि हमारे वेबसाइट का ओरिजिनल नाम क्या है, मतलब ओरिजिनल पेज कौन-सा है और उसका नाम क्या है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट में 5 पेज है। एक है www.abc.com, एक है अबाउट अस का, तो क्या होगा www.abc.com/अबाउट अस, ठीक है? ऐसे जितने भी आपके वेबसाइट में पेज होंगे, सबका अलग-अलग यूआरएल होगा, ठीक है? अब जब गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो वो देखता है कि यार इसके तो बहुत सारे वर्ज़न हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग गूगल में ऐसे होंगे जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल जानते होंगे, तो डायरेक्ट सर्च करते होंगे। अब ज़रूरी नहीं कि कोई आपकी वेबसाइट का होम पेज को ओपन करना चाह रहा है, तो वो www.abc.com में पूरा डालेगा। वो हो सकता है कि डायरेक्ट abc.com भी डाल दे। ठीक है? सेम विथ यहाँ पे भी वो क्या करेगा, अबाउट अस के केस में भी वो डायरेक्ट डालने के बदले, अब कभी भी कोई यूज़र स्पेसिफिक पेज का यूआरएल कभी नहीं डालता। वो होम पेज का डाल सकता है क्योंकि वो एकदम शॉर्ट होता है, बाकी तो उसको याद भी नहीं होगा, ठीक है? बट फिर भी वो कोई भी पेज को ओपन करे तो ज़रूरी नहीं कि सब में www से स्टार्ट करे या विदाउट www से स्टार्ट करे। कई बार इसका ट्रैकिंग के लिए, जैसे कि ये आपका पेज है, इसके ट्रैकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करके आता है। आपने देखा होगा खासकर ई-कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज़्यादा होता है, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी यूआरएल बनता है, ये जस्ट फॉर ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे यूआरएल का कोई मतलब नहीं है, आपका मेन यूआरएल यही होता है। आप यही ओपन करो या ये पूरा का पूरा कॉपी करके ओपन करो, ओपन एक ही चीज़ होना है। लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज होती है, ये ट्रैकिंग के लिए होती है। तो ऐसे वेबसाइट में हर एक पेज के लिए कोई ना कोई डमी वर्ड पेज बाय डिफॉल्ट बन सकता है, या हो सकता है कि आपने बनाया हो, या यूजर कोई और नाम से भी सर्च कर सकता है, ठीक है? कोई और नाम मतलब ज्यादा से ज्यादा वो www नहीं डालेगा, या डालेगा, ठीक है? तो ये चीज, और को ट्रैकिंग वाली, ये दो तीन चीज ही ऑप्शन होते हैं जिससे आपका
मल्टीपल वर्जन बन जाता है उस पेज का। तो हम क्या करते हैं, गूगल कंफ्यूज होता है कि मैं इस पेज का नाम www के साथ सेव करूं, विदाउट www के साथ सेव करूं कि क्या सेव करूं। दूसरी चीज, दोनों में सेम कंटेंट लोड होता है, तो वो सर्च इंजन है, उसको लगता है कि दोनों अलग अलग यूआरएल है और एक ही कंटेंट लोड हो रहा है, मतलब दोनों में डुप्लीकेट कंटेंट है, एक ही कंटेंट दूसरे में भी है, तो डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी लगाता है। पेनाल्टी इन द सेंस आपकी रैंकिंग ड्रॉप होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी से बचने के लिए और सर्च इंजन को ये बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट में मास्टर पेज या ओरिजिनल पेज कौन सा है, हम कैनोनिकल टैग यूज करते हैं। कैनोनिकल टैग, ठीक है। और इस कैनोनिकल टैग में क्या होता है, एक लाइन का कोड होता है, जिसमें उस एक लाइन का कोड में आप क्या करते हो, जिस भी पेज में डालोगे उस पेज का मेन यूआरएल, www है तो www, विदाउट www चाहिए तो वो जैसा भी चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट आप सेट करके डालते हो। और हर वेबसाइट में, हर पेज में, वेबसाइट में जितने भी पेज है, हर एक पेज का जो भी ओरिजिनल यूआरएल है, वो यूआरएल उस कैनोनिकल टैग में रख के आप क्या करते हो, हेड सेक्शन में पेस्ट करते हो, ठीक है। हेड सेक्शन में आप पेस्ट करते हो। ये करेगा डेवलपर, बट हमको बताना पड़ता है कि ये कैनोनिकल टैग का यूआरएल, इसमें ये वाला चीज, मतलब मैंने आपको बताया था href में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो कोड होता है उसको रिमूव करके जो भी पेज है उस पेज का प्रॉपर यूआरएल डाल के आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। ताकि गूगल जब उस पेज को क्रॉल करेगा तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा इस पेज का मेन यूआरएल ये है, इससे अलावा कोई और यदि यूआरएल बनता है तो उसको मेरे को इग्नोर करना है। किसके लिए, स्पेसिफिक उस पेज के लिए। तो आपकी वेबसाइट के डुप्लीकेट कंटेंट की पेनाल्टी भी नहीं लगती और गूगल को पता चल जाता है कि ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है। जैसा हमने अभी वेब मास्टर में देखा था कि बिग लिप में 4 पेज थे जो कैनोनिकल थे, तो गूगल ने उसको क्रॉल नहीं किया और बाकी को क्रॉल किया, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट तो एक बार पूछ सकते हो। और कोई डाउट किसी को, या सब चीज क्लियर है? ठीक है। नाउ इसके बाद आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया का टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, बट सोशल मीडिया का टॉपिक फ्रेश स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आज चालू करें या सोशल मीडिया कल चालू करें, क्योंकि यदि आज नहीं करेंगे तो फिर आज आपको टास्क मिलेगा, ताकि एसईओ से रिलेटेड जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग क्या करोगे, अपने लेवल पे करोगे, और कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करने के बाद ही फिर हम सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे यदि आपको कहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा एसईओ की कंपेयर में, और एसईओ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एसईओ भूल जाओगे। तो क्या करना है, चालू करना है या पहले एसईओ की प्रैक्टिस करोगे उसके बाद करोगे, बताइए। ओके, कल से स्टार्ट करें। और बाकी लोग? कल से स्टार्ट करेंगे सर। अच्छा, से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए एक टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। क्या टास्क है, आप लोगों ने अभी तक के पूरा एसईओ पढ़ लिया, मतलब आप लोगों को कैसे वेबसाइट को रैंक पे लाना है, क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें पता है, क्योंकि आप लोगों को ये सारा टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क ये है कि एक वेबसाइट का यूआरएल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उस वेबसाइट को विजिट करके आपको क्या करना है, ये बताना है कि उस क्लाइंट के लिए यदि आपको काम करने का मौका मिले तो आप कितने पेज के लिए एसईओ करोगे, ठीक है। क्या उस वेबसाइट में आज के पहले एसईओ का काम किसी ने किया है, और कोई भी एक पेज के लिए, मतलब सपोज वेबसाइट में 10 पेज है, तो 10 में से आपको लगता है कि 5 पेज का एसईओ होगा, तो उसमें से उस 5 में से कोई भी एक पेज जिसका एसईओ होगा, उस पेज का आपको कंप्लीट क्या करना है, ऑन पेज रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। ऑन पेज मतलब उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन यदि सही नहीं है तो सही करना है, सही होगा तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो उस पेज का आपको पूरा ऑन पेज करना है जो आपने पढ़ा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन हेडिंग टैग कंटेंट में कीवर्ड अल्ट टैग सारी चीजें आपको प्रॉपर रेडी करनी है, ताकि समझ में आए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसी डोमेन के लिए
अपने जीमेल आईडी से, या तो आप डमी जीमेल आईडी बना लो प्रैक्टिस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी डमी जीमेल आईडी की, उस डमी जीमेल आईडी से उसी डोमेन के लिए आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स और गूगल वेब मास्टर का कोड जनरेट करना है, ठीक है। और जैसे डेवलपर को फॉरवर्ड करते हैं वैसे आपको वो कोड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कि ये आप वेबसाइट में डाल दो, ठीक है। हालांकि वो क्लाइंट का है तो मैं डालूंगा नहीं, बट समझने के लिए कि आप जो कोड निकालोगे वो कोड सही है कि नहीं। और जैसे हम डेवलपर को बोलेंगे कि ये कोड वेबसाइट के हर एक पेज में यहाँ पे डालना है, तो वो जहाँ पे भी डालना है वो आपको मेंशन करना है, ताकि डेवलपर उसको फॉलो करके जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहां पे पेस्ट कर पाए, ठीक है। उसके साथ साथ यदि आपको लगता है कि उसके लिए आपको robot.txt यूज करना है तो आपको वो बनाना है, साइट मैप आपको बनाना है, बिकॉज साइट मैप के लिए आपको टूल ही यूज करना है। तो जितना आपने अभी तक के पढ़ा है, यहाँ तक आपको पूरा उस डोमेन के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख के काम करना है, ताकि कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट आए तो फिर मैं उसको क्लियर करूंगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो अभी जिस वेबसाइट के लिए आपको करना है वो है optthemedia.com, ठीक है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके इसका यूआरएल मैंने चैट पे डाल दिया, ठीक है। ये रहा optthemedia.com, ठीक है, ये यूआरएल है। इस यूआरएल को विजिट करके आपको पूरा एनालाइज करना है अपने हिसाब से, ताकि कहीं कोई दिक्कत कोई डाउट आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो एक बार पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज की क्लास फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं और कल से फिर सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग ये टास्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो। तो फिर आज की क्लास यहाँ क्लोज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।